कक्षा नवम के भैयाओं, चलिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे लिखा है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। यूटिलिटी शब्द हम अपने वास्तविक जीवन में कहीं देखे होंगे, आप भी कहीं यूटिलिटी लिखा हुआ देखे होंगे। चलिए, याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूँ। अगर किसी के पास हीरो होंडा की गाड़ी है तो टंकी के नीचे एक बॉक्स होता है जहाँ पर लिखा रहता है यूटिलिटी बॉक्स। उस बॉक्स में ऐसे टूल्स होते हैं कि कभी अगर आप यात्रा पर हैं, अगर आपके साथ आपके गाड़ी के साथ किसी तरह की कैजुअलिटी हो जाए तो आप उन टूल्स के माध्यम से अपने गाड़ी को फिलहाल ठीक करके और आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर हमारा सिस्टम है और धीरे धीरे काम करते करते हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाती हैं। तो यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं, हमारे कंप्यूटर को सर्विस करते हैं, या हमारे कंप्यूटर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ये रिपेयर करते हैं। यानी कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरह से टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में आए किसी तरह की गड़बड़ी को ठीक करते हैं। यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है टेक्स्ट एडिटर, दूसरा है बैकअप यूटिलिटी, तीसरा है कंप्रेशन यूटिलिटी और चौथा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर और पांचवा एक पॉपुलर नाम है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए हम इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में क्रम से पढ़ते हैं। पहला है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं। वैसे तो वर्डपैड होता है, वहाँ भी हम कुछ लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिखते हैं और वहाँ पर फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन वो हमारा टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है। हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड, जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए तो करते हैं लेकिन कम करते हैं। टेक्स्ट एडिटर यानी कि हमारे कंप्यूटर का नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है और यह एक यूटिलिटी टेक्स्ट एडिटर है। इसमें जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, यह टेक्स्ट एडिटर हमारे द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को हमारे कंप्यूटर में एज इट इज़ यानी कि स्काई फॉर्मेट में, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट में सेव करता है। यह ऐसा एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके द्वारा हम किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उस फाइल को हम बड़ी आसानी से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी भेज सकते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लेटर को टाइप करते हैं, अगर हमें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजना होगा तो वहाँ पर यह समस्या आ सकती है कि हो सकता है कि आपके द्वारा भेजा गया टेक्स्ट यानी कि वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके उस कंप्यूटर में न खुले, लेकिन अगर आप नोटपैड में लिख करके किसी टेक्स्ट को भेजते हैं तो वो निश्चित ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे खुलेगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो में मान लीजिए कि हमने टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से किसी फाइल को टाइप किया और उसको सेव किया, तो बड़ी आसानी से हम इसे लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं, हम इसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं, हम iOS जो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम मैक OS कहते हैं उस पर भी हम आसानी से भेज सकते हैं। यह टेक्स्ट एडिटर में लिखी गई फाइल और उसमें जो इंफॉर्मेशन है क्रॉस प्लेटफॉर्म में इंटरचेंज हो सकता है। अब आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यह फाइल वहाँ खुलेगी कि नहीं खुलेगी, लेकिन टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड में लिखी गई फाइल बड़ी आसानी से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में खुल जाती है। नोटपैड हमारे विंडोज़ का टेक्स्ट एडिटर है। इस तरह से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अलग अलग टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। जैसे लाइनक्स प्लेटफॉर्म पर या यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर जो एडिटर होता है जो हमारे नोटपैड की तरह से होता है उसका नाम है VI व्यू का शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम नोटपैड में विंडो में किसी फाइल को बनाते हैं
तो वह यूनिक्स में जाकर के VI एडिटर में खुलेगी, यानी कि लाइनक्स में VI एडिटर में खुलेगी। वैसे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूटिलिटी टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अगले यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, बैकअप यूटिलिटी। हम अपने कंप्यूटर में अपनी पर्सनल फाइल, अपनी इम्पॉर्टेंट फाइल, अपनी ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल सेव करके रखते हैं, या अगर हमारा कंप्यूटर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और उसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित किसी काम को करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डाटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे कंप्यूटर के साथ किसी तरह की कैजुअलिटी अगर हो जाती है तो ऐसी अवस्था में हमें अपने डाटा को पुनः प्राप्त करना होता है, और जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपने डाटा को पुनः प्राप्त करते हैं वह रिस्टोर सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि बैकअप यूटिलिटी द्वारा ही बैकअप भी होता है और रिस्टोरिंग भी होता है। अगर ऐसी स्थिति आने वाली है तो उससे बचने के लिए हम अपने डाटा को अपने कंप्यूटर से अलग किसी दूसरे स्टोरेज मीडिया या दूसरे स्थान पर उसे सुरक्षित कर देते हैं और हम काम करते रहते हैं, और जब भी हमारे साथ किसी तरह की कैजुअलिटी होती है तो हम वहाँ से अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम अपने डाटा को सुरक्षित रख सकें और जब आवश्यकता पड़े तो वहाँ से हम अपने डाटा को पुनः पा सकें, यानी कि रिकवरी कर सकें, ये रिकवर कर सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। बैकअप यूटिलिटी इज यूज्ड टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ द कंप्लीट और partial data stored in hard disk. It duplicates the disk information so that in case of any damage or data loss. जैसे बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, बैंकिंग सिस्टम में डेली ट्रांजैक्शन होते हैं और बैंकिंग सिस्टम का डाटा उस सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उनका डाटा लॉस हो जाए यानी कि नुकसान हो जाए तो उनका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो इसके लिए वो अपने बैंकिंग इंफॉर्मेशन को, डाटा को अपने कंप्यूटर से अलग कहीं सुरक्षित रखते हैं। यह बैकअप प्रोसेस हम हावरली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं। जैसा हमारे डाटा का इम्पॉर्टेंस होता है, जैसा हमारा डाटा होता है उसके अनुसार हम बैकअप का ये शेड्यूल तय कर लेते हैं कि डेली करना है, कि आवरली करना है, कि वीकली करना है, कि फोर्टनाइटली करना है। खैर, बैकअप यूटिलिटी से हम अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं और हमारे साथ किसी तरह की कैजुअलिटी होती है तो वहाँ से हम अपने डाटा को प्राप्त कर लेते हैं। चलते हैं अगले यूटिलिटी में। अगला यूटिलिटी है कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटी एक ऐसा यूटिलिटी है जो हमारे कंप्यूटर में रखी गई जो लार्ज फाइल होती हैं उनको कंप्रेस करके कम जगह में स्टोर करता है। कंप्रेस मतलब होता है दबाना। जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में स्टोरेज की कमी है और आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारे गाने, बहुत सारे इमेजेज और बहुत सारे वीडियो रखे हुए हैं जिसको कि आप अपने कंप्यूटर से हटाना भी नहीं चाहते हैं और स्पेस मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में जगह भी बनाना चाहते हैं कि नई फाइल हम वहाँ पर स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हम कंप्रेशन यूटिलिटी का यूज करते हैं। कंप्रेशन यूटिलिटी ऐसे अवस्था के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर मान लीजिए कि आपकी जो फाइल 100 MB स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, तो अगर हम किसी कंप्रेशन यूटिलिटी द्वारा उसे कंप्रेस करते हैं तो वह 80% स्पेस रिलीज कर देता है और 20% में सारी फाइलें स्टोर हो जाती हैं। अगर 100 MB हमारी ऑडियो, वीडियो और इमेजेस फाइल हैं तो कंप्रेशन यूटिलिटी द्वारा करेंगे तो वो 20 MB में आ जाएंगी और 80% यानी कि 80 MB स्पेस रिलीज हो जाएगा। कंप्रेशन यूटिलिटी इट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ लार्ज फाइल सो दैट दे लेस स्टोरेज एरिया एंड फाइल ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क इज इजियर, बट decompression utility is required to expand them to their original form। अगर हमें किसी बड़ी फाइल को नेटवर्क पर भेजना है तो हम कंप्रेशन यूटिलिटी द्वारा उसे कंप्रेस कर लेते हैं जिससे उसकी साइज छोटी हो जाती है और बड़ी आसानी से नेटवर्क में ट्रेवर्सल कर जाता है। मार्केट में बहुत सारे कंप्रेशन यूटिलिटी अवेलेबल हैं जिसमें से बहुत बड़ा नाम आता है विनजिप। विनजिप एक कंप्रेशन यूटिलिटी है। वैसे और भी आते हैं, विनरार आता है
और जिप आता है, पीके जिप आता है, एटसेट्रा। बहुत सारी कंप्रेशन यूटिलिटी हैं जिनके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में रखी गई बड़ी फाइल को कंप्रेस करके छोटे से स्थान में उसे रख सकते हैं। अगला है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इसे समझना होगा, जैसे हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है दो, रोम एंड रैम। रोम का प्रयोग तो कंप्यूटर करता है, रैम का प्रयोग जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं उस समय होता है, और रैम वोलेटाइल होता है, जब तक हम उसमें लिखते हैं तब तक डाटा रहता है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारे रोम के कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं। अगर हम रोम में लिखे गए कंटेंट को परमानेंट चाहते हैं तो हम अपने फाइल को सेव कर देते हैं, और सेव करने से वो फाइल हमारे हार्ड डिस्क में आकर के स्टोर हो जाती है। जो हार्ड डिस्क में स्टोरेज होता है यह भी रैम के फैशन में ही होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस होता है, यानी कि अचानक हम किसी फाइल को जब चाहें तब उसे लिख सकते हैं और जब चाहें तब उसे पढ़ सकते हैं। जब हम किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो हमारे हार्ड डिस्क में अचानक जो कंप्यूटर को दिखता है उसी स्थान पर फाइल को लेकर सेव कर देता है। ऐसे हम कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं और कंप्यूटर अचानक जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ हमारी फाइल को सेव कर देता है। अचानक यहाँ सेव कर देगा, अचानक वहाँ सेव कर देगा, अचानक यहाँ सेव कर देगा। ऐसा अगर हम बहुत दिनों तक अपने कंप्यूटर पे काम करके फाइलों को सेव करते रहें तो कंप्यूटर अचानक जो भी जगह मिलेगा वहाँ हमारी फाइल को सेव कर देगा। इससे एक दिक्कत यह आती है कि धीरे धीरे जब हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है और सारे जो फाइल्स होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं, तो इस अवस्था में हमें अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्च करना हो तो उसमें काफ़ी समय लगता है। अगर हम अपने हार्ड डिस्क के सर्चिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे हार्ड डिस्क में जो रैंडम ऑर्डर में सारी फाइलें रखी गई हैं उसको क्यू अप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक जगह सारी फाइलें अरेंज हो जाएं और जितना स्पेस है वो एक जगह हो जाए, तो इससे ऐसा होने से हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की सर्च स्पीड बढ़ जाएगी। तो जिस सॉफ्टवेयर द्वारा हम अपने कंप्यूटर के ऑक्युपाइड स्पेस को क्यू अप करते हैं और फ्री स्पेस को क्यू अप करते हैं वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर स्पीड अप द डिस्क स्पेस बाय rearranging the files such that all the used memory is grouped together while free space is grouped together as a continuous block। डिस्क डिफ्रेगमेंटर से हमारे जितने भी ऑक्युपाइड फाइल होती हैं वो एक जगह क्यू अप हो जाती हैं और उसके बाद से जितने फ्री स्पेस होते हैं वो क्यू अप हो जाते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर चलाने से हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की स्पेस बढ़ जाती है, लेकिन यह डिस्क डिफ्रेगमेंटर चलने में काफ़ी समय लेता है। अगर सुबह स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि शाम तक 3-4 बजे तक आपके सारे फाइल एक जगह हो जाएंगे, सारे स्पेस एक जगह हो जाएंगे। यह डिपेंड करता है कि आपके हार्ड डिस्क में कितनी फाइलें हैं। जितनी अधिक फाइल होंगी उतना अधिक समय लगेगा, जितना कम फाइल होगा उतना कम समय लगेगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर हम स्टार्ट करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और एसेसरीज में जाएंगे तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, और डिस्क डिफ्रेगमेंटर चलाएंगे तो हमारी फाइल को एनालाइज करेगा, फिर फाइल को 1 by 1 रीड करेगा। बहुत बड़ी फाइल है तो छोटे पार्ट को रीड करके एक जगह ले जाएगा, फिर उसे आगे बढ़ाएगा, फिर उसको ले जाएगा, फिर आगे बढ़ाएगा, फिर ले जाएगा। ऐसे करके हमारे कंप्यूटर में रखी गई सारी फाइलों को क्यू अप करेगा। अगला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस एक मलेशियस कोड होता है। वायरस एक जम्बल्ड वर्ड होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर में रखी गई इंफॉर्मेशन फाइल, हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो वायरस का एंटी होता है, विपरीत होता है, जो हमारे कंप्यूटर में रखे गए वायरस को हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया है तो उसे हटाता है, उसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस किसी भी सोर्स से आ गया है तो उसको स्कैन करता है, फिर उसके बाद से उसे आइडेंटिफाई करता है कि यह कौन सा वायरस है और उसे कौन सी वैक्सीन दी जा सकती है। जैसे यह वायरस हमारे बायोलॉजिकल वायरस के कंसेप्ट द्वारा डेवलप किए गए होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल वायरस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह से कंप्यूटर वायरस हमारे
कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। और यह नुकसान किस तरह से पहुंचा सकता है, यह उस वायरस के नेचर पर डिपेंड करता है। जितने भी वायरस होते हैं उनके अपने नेचर्स होते हैं और अपने सिग्नेचर्स होते हैं। नेचर के अनुसार वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, और जब वो किसी फाइल को अपने के साथ अटैच करता है तो वहाँ पर वो अपना सिग्नेचर छोड़ जाता है। यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस वायरस के सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे प्रॉपर वैक्सीन देते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। अगर हमारे शरीर को कोई बायोलॉजिकल वायरस अटैक कर दे तो हम जांच कराते हैं। जांच कराने से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा वायरस अटैक किया है और उस वायरस को कैसे वैक्सीन दी जा सकती है, कैसे रिमूव किया जा सकता है। सेम यही काम हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इट स्कैन द डिस्क ऑफ द वायरसेज एंड रिमूव देम इफ एनी वायरस इज फाउंड। द एंटीवायरस कीप्स ए वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। यह एंटीवायरस सिस्टम हमारे कंप्यूटर को हमेशा देखता भी रहता है कि किसी सोर्स से वायरस न हमारे सिस्टम में आ जाए, उस तरह से उसे प्रोटेक्ट करता है। अगला टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर। कंप्यूटर एक डैम्प्ड डिवाइस है और कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करती है। यहाँ यूजर कम्युनिकेट होता है कंप्यूटर सिस्टम द्वारा और कंप्यूटर सिस्टम यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसे प्रोसेस करके देन कंप्यूटर को यूजर को रिप्लाई करता है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक कंप्यूटर है और एक यूजर है। यूजर इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंप्यूटर को कम्युनिकेट करता है और कंप्यूटर यूजर द्वारा आई गई इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और खुद समझता है एंड देन प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद से रिप्लाई फिर यूजर को देता है बाइनरी में और वह कन्वर्ट होता है यूजर रीडेबल फॉर्म में। यहाँ दो लोग किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन मीडिया होती है वो लैंग्वेज होती है। दो लोग किसी लैंग्वेज के माध्यम से ही कम्युनिकेट होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अगर हम और आप आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में जो माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो है लैंग्वेज। और जितनी भी लैंग्वेजेज होती हैं वो एज ए कम्युनिकेशन टूल्स होती हैं। क्लास में रहते तो हम आपसे लैंग्वेज की डिफिनीशन पूछते और आप जवाब यही देते कि भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। अगर हमें अपनी कोई बात कहना है किसी दूसरे से तो अपने मन की बात को कहने के लिए जो हम मीडिया है, जो साधन चूज करते हैं, अभिव्यक्ति का साधन चूज करते हैं, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं या अदर लोग अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। जब दो लोग आपस में किसी लैंग्वेज के माध्यम से बात करते हैं तो उनके बीच का कम्युनिकेशन टूल्स माध्यम लैंग्वेज होता है। और जितने भी लैंग्वेजेज होती हैं उन लैंग्वेजेज में हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं। इस वाक्य को बनाने के लिए हम लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम किसी लैंग्वेज में कोई वाक्य कैसे बनाते हैं। जितने भी लैंग्वेजेज होती हैं उनमें वाक्य बनाने के अपने नियम होते हैं। हम जब किसी लैंग्वेज में काम करते हैं तो हमें उस लैंग्वेज के सेट ऑफ ग्रामर्स को पढ़ना पड़ता है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का भी ग्रामर होता है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का भी ग्रामर होता है, संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत का भी ग्रामर होता है। ये इस ग्रामर का प्रयोग करके हम उस लैंग्वेज में शुद्ध कोई स्टेटमेंट बनाते हैं। हम जब किसी लैंग्वेज में काम करते हैं तो उस लैंग्वेज में यूज होने वाले पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कामा, पीरियड, एपोस्ट्रॉफी, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, कोलोन, सेमी कोलोन एटसेट्रा। यह सारे पंक्चुएशंस कहलाते हैं। और जितनी भी लैंग्वेजेज होती हैं उनमें अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उस लैंग्वेज में रिजर्व होते हैं। तो चार बातें हमने बताई। जितने भी लैंग्वेजेज होते हैं उनके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अपने सेट ऑफ ग्रामर्स होते हैं, अपने पंक्चुएशंस होते हैं और अपने कीवर्ड्स होते हैं। जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन मीडिया होगा
वह लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर आर द टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन रिटन इन आर टाइप ऑफ लैंग्वेज इनटू द अदर टाइप। यानी कि एक टाइप के लैंग्वेज को दूसरे टाइप के लैंग्वेज में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वह लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। यह लैंग्वेज प्रोसेसर 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्लास 6 से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चलिए एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। असेंबलर 1960 के पहले, 1960 क्या 1950 के पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता था। जो प्रोग्रामर बाइनरी इंस्ट्रक्शन जानते थे तो वो सीधे मशीन इंस्ट्रक्शन कोड में यानी कि बाइनरी कोड में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे और कंप्यूटर उसके अनुसार काम करता था। बाद में असेंबली लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ और जितने भी टिपिकल टास्क थे बाइनरी लैंग्वेज के उसके निमोनिक सब्स्टिट्यूशन, उनका निमोनिक सब्स्टिट्यूशन आ गया। जैसे 2 नंबर को जोड़ना है तो ऐड, ADD एक निमोनिक सब्स्टिट्यूशन आ गया। मल्टीप्लाई करना है तो MUL एक निमोनिक सब्स्टिट्यूशन आ गया। डिवाइड करना है तो DIV और सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB। ये तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। वैसे बहुत सारे और ऑपरेशन थे, लोड करने के लिए LDA, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बीच में रोकने के लिए HLT। ऐसे बहुत सारे निमोनिक सब्स्टिट्यूशन आ गए। जहां प्लस का सीधे बाइनरी कंप्यूटर को दिया जाता था वहां अब ADD दिया जाने लगा। लेकिन अगर आप प्लस की जगह ADD यूज करेंगे लेकिन कंप्यूटर तो समझेगा बाइनरी ही, तो ADD जो असेंबली का निमोनिक है उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, निमोनिक सब्स्टिट्यूशन को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वह असेंबलर कहलाता है। असेंबलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में चेंज करता है। अगला है कंपाइलर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और मशीन जो लैंग्वेज समझती है वह लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लेवल लैंग्वेज कहलाता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को मशीन को समझने के लिए बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो वह ट्रांसलेशन नहीं होगा। कंपाइलर के केस में जो हमारा प्रोग्राम है पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, तभी वो ट्रांसलेशन होगा और उस ट्रांसलेटेड फाइल द्वारा हमें आउटपुट मिलता है। कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अगला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी हमारे कंपाइलर की तरह काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को लो लेवल या बाइनरी लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन का जो स्टाइल है थोड़ा सा अलग है। यह जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा है उसके एक एक लाइन को एक एक बार में ट्रांसलेट करता है और रिजल्ट देता है और कंप्यूटर को भेजता है। इंटरप्रेटर हमारे सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और मशीन रीडेबल फॉर्म यानी कि बाइनरी लेवल में चेंज करके मशीन को देता है। कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर को देता है। इंटरप्रेटर हमारे सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अभी 1-2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद से आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, लेकिन दिक्कत है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसलिए हमें छोटा करना पड़ रहा है, उसकी साइज ड्यूरेशन छोटी करनी पड़ रही है।